हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप लोग। होप आप सब बढ़िया होंगे बच्चों। मैं सीए गुरप्रीत सिंह आपको पढ़ाने वाला हूं बिजनेस लॉस सीए फाउंडेशन में। दैट इज योर पेपर नंबर 2। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये एक डेमो लेक्चर है जहां पे आपको एक छोटा टॉपिक पढ़ाया जाएगा जिससे आप ये जज कर पाएंगे कि गुरप्रीत सर और आपकी वाइब्स मैच होती हैं कि नहीं। क्योंकि एक बार अगर आपकी और मेरी वाइब मैच हो गई तो भैया लॉ जो है वो मक्खन की तरह चलेगा। हां, आपको थोड़ी सेल्फ स्टडी पे फोकस तो करना पड़ेगा, बट लेट्स स्टार्ट। चलिए तो बात करते हैं। सबसे पहले कुछ बेसिक आंसर्स मैं आपको दे देता हूं, बहुत बेसिक बातें यहां पे बता देता हूं। एक पेपर 2 जो मैं पढ़ाने वाला हूं उसका क्या नाम होने वाला है। देखो 4 ऑप्शन है: बिजनेस लॉस, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, बिजनेस लॉज एंड बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, एंड नन ऑफ द अबव। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 4 ऑप्शन दिए गए हैं। पहले जब ओल्ड स्कीम हुआ करती थी तब इस एमसीक्यू का आंसर कुछ और हो गया था, लेकिन मेरे बच्चा जून 2024, जी हां जून 2024 में न्यू सिलेबस आ चुका है और न्यू सिलेबस में पेपर 2 का नाम हो गया है बिजनेस लॉस। जी हां, सो द करेक्ट आंसर इज ए। तो मैं आपको बिजनेस लॉस पढ़ाने वाला हूं। पहले एक और पार्ट भी हुआ करता था पेपर 2 में ही, बिजनेस कॉरेस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग नाम का, बट अब वो पार्ट हट चुका है। अब वो पार्ट आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। ओके सर, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं कि ये पेपर 2 एग्जाम में जो गुरप्रीत सर आपको पढ़ाने वाले हैं ये आता कितने मार्क्स के लिए है। 50 मार्क्स के लिए आता है एग्जाम में। 75 मार्क्स का पेपर होता है, 100 मार्क्स का या 80 मार्क्स का। तो बेटा 100 मार्क्स का ये पेपर होने वाला है। यानी आपका पेपर 1 बोलो, पेपर 2 बोलो, पेपर 3, पेपर 4, चारों ही 100 मार्क्स के होते हैं। यानी टोटल आपको 400 मार्क्स के पेपर सीए फाउंडेशन में सॉल्व करने होते हैं, जिसमें से बिजनेस लॉस का पेपर 100 मार्क्स का होता है। नेक्स्ट चलते हैं। ये जो बिजनेस लॉस आप पढ़ने वाले हैं 100 मार्क्स के लिए, इसका पेपर पैटर्न क्या होने वाला है। क्या इसमें एमसीक्यू यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आएंगे, या इसमें सब्जेक्टिव यानी डिटेल्ड आंसर लिखने पड़ेंगे, या दोनों का मिक्सचर होगा, थोड़ा सा एमसीक्यू थोड़ा सा सब्जेक्टिव, या इनमें से कुछ भी नहीं होगा। तो बेटा आपका पेपर नंबर 2 जो कि बिजनेस लॉज है वो आपका होगा सब्जेक्टिव। यानी यहां पर एमसीक्यूज नहीं होने वाले हैं। 100 मार्क्स का आपको एग्जाम में पैटर्न यही देखने को मिलेगा कि आपको खुद से पूरे पूरे आंसर्स लिखने पड़ेंगे, जैसे आप आज तक बिजनेस स्टडीज वगैरह में लिखते आए थे, बट एमसीक्यूज नहीं होने वाले। और क्योंकि इसमें एमसीक्यू नहीं है, इसीलिए इस पेपर में नेगेटिव मार्किंग का भी कोई फंडा नहीं है। ओके सर, तो चलिए आगे चलते हैं, बात करते हैं थोड़ी सिलेबस की। अगर मैं सिलेबस की बात करूं मेरे बच्चा, तो सिलेबस की तो हम टोटल सिलेबस में 7 चैप्टर्स, जी हां 7 चैप्टर्स पढ़ने वाले हैं। इंडियन रेगुलेटरी फ्रेमवर्क नाम का एक छोटा सा चैप्टर है, फिर उसके बाद द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, सेल ऑफ गुड्स एक्ट 1913, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008, कंपनीज एक्ट 2013 और नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। यानी टोटल 7 चैप्टर्स हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कितने लेक्चर्स लगेंगे, कितने आवर्स का कंटेंट होने वाला है, यह मैं आपको क्लास 1 में बताऊंगा। डेमो में जानने की जरूरत नहीं है, क्लास 1 में हम लोग इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। कितनी कॉपीज बनानी है, कितने हैंड रिटन नोट्स कैसे बनाने हैं, हर एक चीज की बात मैं करूंगा, सो डोंट वरी। बट दिस इज अ डेमो लेक्चर, तो इतनी डिटेल में मुझे लगता है जाने की यहां पर जरूरत नहीं है। ओके सर, नाउ कमिंग टुवर्ड्स द टीचिंग मेथोडोलॉजी ऑफ गुरप्रीत सर, कि भाई मैं टीचिंग जब करता हूं तो मैं क्या मेथड फॉलो करता हूं। तो मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बेसिक बता देता हूं कि चार्टर्ड अकाउंटेंट हूं मैंने तीनों लेवल चार्टर्ड अकाउंटेंसी के बेटा
फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करें, यानी पहली बार एग्जाम दिया लेवल 1 ओके, दूसरी बार एग्जाम दिया लेवल 2 और लेवल 3, तीनों फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करें। इतना ही नहीं, फर्स्ट लेवल जो कि आपका सीए फाउंडेशन होता है, मैंने पुणे सिटी में टॉप किया था। सेकंड लेवल जो आपका होता है सीए इंटरमीडिएट, उसमें मैंने ऑल इंडिया रैंक 23rd, यानी पूरे इंडिया में मैं 23rd लेवल पे आया था इस एग्जाम में, और महाराष्ट्र स्टेट में मैंने फर्स्ट रैंक हासिल किया था। थर्ड जो कि थर्ड लेवल होता है दैट इज सीए फाइनल, वहां पर मुझे ऑल इंडिया रैंक 25 आई थी। तो ऑल इंडिया रैंक लाने के लिए कितनी मेहनत करनी पड़ती है, क्या स्ट्रेटेजीज बनानी पड़ती है, वो सारी बातें भी मैं आपसे क्लास में मेंटोरशिप सेशंस के जरिए चर्चा करने वाला हूं। मेंटोरशिप सेशंस होते हैं, अलग से मैं एक सेशंस लेता हूं कि रैंक लानी है तो क्या करें, बेस्ट मार्क्स लाने हैं तो क्या करें, तो उस पर अलग अलग चर्चाएं होंगी, उसकी भी चिंता आपको नहीं करनी है। बट कमिंग टुवर्ड्स माय टीचिंग मेथोडोलॉजी, तो मैंने अपनी आर्टिकलशिप केपीएमजी से करी है बेटा। वो वर्ल्ड की 4 बड़ी बिग फर्म्स हैं जहां पर बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स का ड्रीम होता है जाना, वहां से मैंने करी थी। और वहां पे जब मैंने आर्टिकलशिप करी ना, तो मैं पहली बार मैकडॉनल्ड्स में गया, उससे पहले मैं कभी मैकडॉनल्ड्स में नहीं गया था। और जब मैं मैकडॉनल्ड्स में गया तो मैंने उनका मेन्यू देखा, और वहां पर बेटा उनके मेन्यू में लिखा था क्या, हैश ब्राउन्स नाम का एक आइटम था मेन्यू में। तो मैंने कहा ये क्या हो सकता है हैश ब्राउन, मैंने कभी खाया नहीं है। मैंने ऑर्डर कर दिया, ब्रेकफास्ट का टाइम था, तो मैंने वहां पर हैश ब्राउन ऑर्डर किया, और उन्होंने मुझसे अराउंड आई डोंट नो उस टाइम पे कितना, शायद 100 रुपए के आसपास उन्होंने लिए होंगे, 100 रुपए के 2 ऐसा कुछ तो रेट था। तो जब हैश ब्राउन ऑर्डर किया, मैं बहुत ही एक्साइटेड था कि कुछ बहुत ही धुआंधार चीज आने वाली है, मजा आने वाला है। उन्होंने मुझे हैश ब्राउन दिया और मैंने बेटा टेस्ट किया, तो मुझे क्या पता चला, मुझे पता चला कि नाम हैश ब्राउन है बेटा, लेकिन उन्होंने मुझे क्या दी, आलू की टिक्की। ओ माय गॉड, हाँ। और ये खाने के बाद मुझे पता चला कि कहने के लिए तो हैश ब्राउन है, बट उसकी सच्चाई क्या थी कि वो आलू की टिक्की है। लॉ भी मैं कुछ इसी तरह पढ़ाता हूं बेटा। जब आप मॉड्यूल को, आईसीआई मॉड्यूल को खोलोगे, तो वहां पर आपको मिलेगी टेक्निकल लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज, टेक्निकल लैंग्वेज, जिसे आप पढ़ोगे तो आपको नहीं समझ आएगी खुद से, आपको लगेगा ये क्या लिखा हुआ है, लेकिन उसको समझाने के लिए मैं आपको बताऊंगा लेमन लैंग्वेज। लेमन लैंग्वेज का मतलब होता है वो लैंग्वेज जो एक आम इंसान भी समझ जाए। क्योंकि अगर मैं आपको कहूं हैश ब्राउन खरीदोगे, तो आपको नहीं पता वो क्या होता है, लेकिन मैं आपको बोलूं आलू की टिक्की खरीदोगे, आप एकदम समझ जाओगे कि मैं क्या पूछ रहा हूं। तो ऐसा ही बेटा लॉ है। लॉ की जो लैंग्वेज है ना, वो थोड़ी डिफिकल्ट और थोड़ी टिपिकल होती है, तो हम उसको टेक्निकल लैंग्वेज बोलते हैं। लेकिन अगर आप उस टेक्निकल लैंग्वेज को समझना चाहते हो, तो उसकी समझने के लिए हम क्या करेंगे, लेमन लैंग्वेज का इस्तेमाल करेंगे, और उसकी वजह से आप लंबे समय तक टेक्निकल लैंग्वेज को भी याद रख पाएंगे। एग्जाम में क्या लिखनी होती है सर, लेमन लैंग्वेज या टेक्निकल लैंग्वेज, इसका मिक्स लिखना होता है। कैसे लिखना होता है वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। सर एक एग्जांपल दो ना टेक्निकल लैंग्वेज का। लो बेटा, तुम्हारे लिए एक टेक्निकल लैंग्वेज का एग्जांपल है, रीड करके देखो अगर तुम्हें कुछ समझ रहा है तो। सारे बच्चे रीड करो। दिस इज हाउ टेक्निकल लैंग्वेज लुक्स ऑफ लॉ। According to Section 2 Clause A of the Indian Contract Act 1872, when one person signifies to another his willingness to do or to abstain from doing anything with a view to obtaining the assent of that other to such act or abstinence, he is said to make a offer or proposal. ये होती है टेक्निकल लैंग्वेज। जब आप पढ़ोगे, कुछ बच्चों को हो सकता है 2-3% समझा हो, और कुछ बच्चों को तो कुछ भी नहीं समझा होगा, और जब आप मॉड्यूल खोलोगे तो आपको ऐसी ही लैंग्वेज नजर आने वाली है। लेकिन इसी को समझाने के लिए हम एग्जाम्पल्स का
सहारा लेते हैं और इसी को समझाने के लिए हम लेमन लैंग्वेज का सहारा लेंगे ताकि हम इस कॉन्सेप्ट को लंबे समय तक समझ के और रिटेन कर सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट्स अंडरस्टैंड दिस। भाई ये लिखा क्या है, समझ ही नहीं आया कुछ पढ़ के, तो एक एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। बहुत एग्जांपल। सबसे पहला एग्जांपल है ऑफर, कुछ करने का ऑफर, कुछ करने का ऑफर यानी टू डू समथिंग। फॉर एग्जांपल ये हमारे हर्ष भाई है। कौन है? हर्ष भाई। हर्ष भाई के पास एक येलो कार है। कौन सी कार है? येलो कार। हाय कैरी, उन्होंने कैरी को बोला हाय कैरी, आई वॉन्ट टू सेल, मैं बेचना चाहता हूं। क्या? मेरी येलो कार, मैं अपनी येलो कार बेचना चाहता हूं 50 लाख रुपए में। विल यू बाय इट? विल यू बाय इट मतलब क्या तुम इसे खरीदोगे? और कैरी भाई कहते हैं यस। कैरी भाई क्या कहते हैं? यस। तो उन्होंने क्या कर लिया? एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया ऑफर को। तो ऑफर, यहां पर ऑफर किसने दिया? हर्ष भाई ने ऑफर दिया। हर्ष भाई को बोलेंगे ऑफरर। जो ऑफर देता है वो कौन होता है? ऑफरर। और जो जिसको ऑफर दिया जाता है वो कौन होता है? ऑफरी। ऑफर देने वाला ऑफरर और ऑफर लेने वाला ऑफरी। और ये ऑफर किस चीज का था बेटा? कुछ करने का। क्या करने का? कार बेचने का, कि मैं अपनी कार बेचना चाहता हूं, मतलब मैं ये करना चाहता हूं, क्या तुम खरीदोगे? इस चीज का ये ऑफर दिया गया। एक और एग्जाम्पल लेते हैं। ये एग्जाम्पल टू डू का था, अब हम एग्जाम्पल लेंगे कुछ ना करने का ऑफर का। मतलब ये हमारी बेटा ढिंचैक पूजा है और ये है लॉर्ड पुनीत अंकल। ये कौन है? लॉर्ड पुनीत अंकल। और ये है ढिंचैक पूजा। ढिंचैक पूजा ने कहा हाय लॉर्ड पुनीत, अगर तुम मुझे 10,000 रुपए दोगे तो मैं आई विल नॉट टेक पार्ट इन सिंगिंग कॉम्पिटिशन, मैं सिंगिंग कॉम्पिटिशन में पार्ट नहीं लूंगी। तो यहां पर ढिंचैक पूजा ने क्या कहा? नॉट टू डू, है ना, मैं नहीं करूंगी ना, यानी आई विल नॉट टेक पार्टिसिपेशन, नॉट टू डू। ठीक है, कुछ ना करने का, कुछ ना करने का ऑफर दिया कि मैं ये नहीं करूंगी अगर तुम मुझे पैसे दोगे तो। और आप तो जानते हो ढिंचैक पूजा कितनी लेजेंड सिंगर है। इनका तो एक बहुत फेमस गाना भी है, दिलों का शूटर है मेरा स्कूटर, दिलों का शूटर, सेल्फी मैंने ले ली आज, सेल्फी मैंने ले ली आज, सर पे मेरे रहता था। तो इस तरह का बेटा इनका गाना भी है। तो यहां पर इन्होंने दिया। अब मुझे बताओ यहां पर ऑफरर कौन होगा मेरे बच्चा? ऑफर देने वाला ऑफरर, जिसको ऑफर दिया गया ऑफरी। ऑफर देने वाला ऑफरर, जिसको ऑफर दिया गया ऑफरी। यहां तक क्लियर हुआ? मैंने आपको दो एग्जांपल ऑफर के दिए। एक जहां पर कुछ करने का ऑफर दिया गया था, हर्ष ने कहा था मैं कार बेचूंगा। और दूसरा एग्जांपल मैंने लिया कुछ ना करने का, मतलब जहां पर ढिंचैक पूजा ने कहा कि मैं सिंगिंग कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं करूंगी, नॉट टू डू समथिंग। अब हम उस टेक्निकल लैंग्वेज को दोबारा पढ़ते हैं जो हमने ऑफर की डेफिनेशन में पढ़ी थी। अब ध्यान से सुनना, मैं दो एग्जांपल्स को कैसे रिलेट करके आपको इस टेक्निकल लैंग्वेज को तोड़ तोड़ के समझाता हूं, सारे देखना। सबसे पहले हम लोग एग्जांपल 1 की बात करेंगे, हर्ष और कैरी वाले की। देखो मेरे साथ पढ़ना। व्हेन वन पर्सन यहां पर कौन है? हर्ष। सिग्निफाइज, सिग्निफाई का मतलब होता है कम्युनिकेट करना। किसको? टू अनदर। टू अनदर मतलब कैरी भाई। जब हर्ष ने कैरी को कम्युनिकेट किया, क्या कम्युनिकेट किया? क्या? हिज विलिंगनेस। विलिंगनेस का मतलब होता है उसकी इच्छा, उसकी चाहत उसने बताई। किस चीज की चाहत थी बेटा? कुछ करने की चाहत थी। क्या चाहत थी हर्ष की? कि वो कार सेल करना चाहता था। उसने अपनी इच्छा कैरी को बताई कि मैं अपनी कार 50 लाख में बेचना चाहता हूं। क्यों बताई कैरी को?
क्यों बताई कैरी को? वाई? विद अ व्यू टू ऑब्टेन कंफर्मेशन ऑफ द अदर। एसेंट मतलब सामने वाले की। हां, हर्ष ने कैरी को यह बात इसलिए बताई क्योंकि वो कैरी से एक्सेप्टेंस लेना चाहता था कि भाई क्या तू मेरी कार खरीदेगा। सो विद अ व्यू टू ऑब्टेन एसेंट ऑफ द अदर मतलब कैरी की कंफर्मेशन लेना चाहता था। किस चीज से रिलेटेड? टू सच एक्ट कि हां वो कार खरीदने के लिए रेडी है। इस एक्ट के लिए हम कंफर्मेशन लेना चाहते थे, इसीलिए ही इज सेड टू मेक अ ऑफर, ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल। यानी ही मतलब हर्ष। हम यहां पर कहेंगे कि हर्ष ने क्या दिया है? ऑफर दिया है। हर्ष ने क्या दिया है? ऑफर दिया है। अब इसी को बेटा सेकंड एग्जाम्पल से पढ़ते हैं। कौन सेकंड? ढिंचैक पूजा और लॉर्ड पुनीत वाला। तो देखिएगा, व्हेन वन पर्सन, यहां पर वन पर्सन कौन होगी बेटा? ढिंचैक पूजा, जिसके जैसा ना कोई दूजा। ठीक है, ओके सर। तो व्हेन वन पर्सन यानी ढिंचैक पूजा कम्युनिकेट्स टू अनदर, सिग्निफाइज टू अनदर। किसको अनदर? कौन सा पर्सन है यहां पर? लॉर्ड पुनीत को ऑफर दिया था। लॉर्ड पुनीत को क्या ऑफर दिया था? ढिंचैक पूजा ने अपनी चाहत, अपनी विलिंगनेस बताई थी। क्या विलिंगनेस बताई थी? टू एब्सटेन। एब्सटेन का मतलब होता है नॉट टू डू या स्टॉपिंग फ्रॉम, टू स्टॉपिंग फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। वो नहीं करना कह रही थी कि मैं नहीं करूंगी। क्या नहीं करूंगी? डांस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लूंगी। यानी उसने अपनी चाहत बताई कि अगर तुम मुझे 10,000 दे दोगे तो मैं डांस कंपटीशन में हिस्सा नहीं लोगी। दैट इज टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग। उसके बाद लेकिन उसने ये बात लॉर्ड पुनीत को क्यों बताई? विद अ व्यू, ये इसीलिए बताई टू ऑब्टेन, क्योंकि वो लेना चाहती थी एसेंट यानी कंफर्मेशन ऑफ अदर। अदर कौन? लॉर्ड पुनीत की कंफर्मेशन लेना चाहती थी। बट किस चीज के लिए? कि वो 10,000 रुपए देने के लिए एग्री है, और वो ये एग्री करता है कि अगर मैं डांस कंपटीशन में नहीं जाऊंगी तो वो 10,000 एग्री देगा। एंड देन ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल। तो हम ये मानेंगे कि भैया, क्या मानेंगे? कि ढिंचैक पूजा ने क्या दिया? ऑफर। अब एक बच्चा कहेगा अरे सर मैंने कहा हां सर, यहां तो ही लिखा है, ढिंचैक पूजा तो शी है सर, तो यहां पर क्या सिर्फ लड़के ही ऑफर दे सकते हैं, लड़कियां ऑफर नहीं दे सकती? कब तक लड़के ही ऑफर देते रहेंगे? मेरे बच्चा, लॉ में क्या होता है ना, अगर कहीं पर सिर्फ ही लिखा है तो वहां पर यह एक रूल माना जाता है कि ही इंक्लूड शी। यानी यहां पर ही और शी दोनों कवर है, यानी लड़के भी ऑफर दे सकते हैं और लड़कियां भी ऑफर दे सकती हैं। तो चलिए एक बारी लास्ट में मेरे साथ पढ़ेंगे सारे बच्चे ऑफर की डेफिनेशन को। व्हेन वन पर्सन सिग्निफाइज टू अनदर हिज विलिंगनेस टू डू एनीथिंग और टू नॉट टू डू, यानी टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, बट क्यों? विद अ व्यू टू ऑब्टेन एसेंट, टू ऑब्टेन कंफर्मेशन ऑफ द अदर टू सच एक्ट, या तो उस एक्ट की कंफर्मेशन या उस एब्सटेनेंस की कंफर्मेशन लेने के लिए, देन ही इज सेड टू मेक अ ऑफर, ही इज सेड टू मेक अ प्रपोजल। सो दिस इज हाउ आई एम गोइंग टू टीच यू। हर एक वर्ड, हर एक लाइन को मैं डिटेल में आपको पढ़ाता हूं विद दी एग्जाम्पल्स, जो आपको एग्जाम तक याद रहने वाले हैं, जिसे आप भूलने नहीं वाले हो। ओके सर, आगे चलते हैं, एक एमसीक्यू भी सॉल्व कर लेते हैं, लगे हाथी। सो ऑफर कैन बी ऑप्शन 1 टू डू एनीथिंग, कुछ करने का ऑफर हो सकता है। टू एब्सटेन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, यानी कुछ ना करने का ऑफर हो सकता है, या दोनों में से कोई भी हो सकता है, कुछ करने का या कुछ ना करने का। डी, नन ऑफ द अबव, चारों। तो इसमें से कौन सा आंसर सही है बेटा? ऑफर कौन सा हो सकता है? सिर्फ कुछ करने का ऑफर दे सकते हैं क्या, या कुछ ना करने का भी ऑफर दे सकते हैं?
सर दोनों हो सकते हैं, सो द करेक्ट आंसर हियर इज सी, सो द करेक्ट आंसर हियर इज सी। तो यहां पर बेटा हमने सिर्फ एक छोटी सी आपको डेफिनेशन पढ़ाई है कि ऑफर का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है, और ऐसी बहुत सारी चीजें बेटा हम लॉ में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए टाटा बाय बाय, फिर मिलते हैं लेक्चर्स में।